कब आसमान से बॉम्ब बरस जाए या फिर फायरिंग हो जाए और कब वो जिंदा शख्स लाश में तब्दील हो जाए, ये कोई जानता नहीं। इस बीच हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर शाह, हर तस्वीर दिल को दुखा रही है, बेचैन भी कर रही है। यूक्रेन का होगा क्या, आपको क्या लग रहा है? जी, इसमें बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि इसमें तहस नहस होने वाली है हर जगह पे, और अल्टीमेटली रूस जो है वो यूक्रेन पे कब्जा जमा देगा। अल्टीमेटली थोड़ा धीमे आए, स्लो आए, टाइम लगाया, लेकिन अल्टीमेटली क्या होएगा वो जमा देगा। या कितना भी सपोर्ट यूक्रेन को मिले वेस्टर्न पावर से, कहीं से भी, अभी जो है दुनिया फिक्रमंद है कि अमेरिका का जो कदम होगा अगला क्या होगा, उससे कहीं ये विश्व युद्ध की ओर ना बढ़ जाए। क्योंकि अब यूक्रेन का देखिए, रूस जो है वो तो खैर इकोनॉमी भी डाउन हो गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, डूब रहा है, साथ में यूक्रेन को भी लेके डूबेगा। और यूक्रेन वासी उन्होंने मगर अंतिम दम तक लड़ने का जज्बा है, वो छोड़ेंगे नहीं अपने हथियार, वो आखिरी सांस, आखिरी बंदा, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। तो यूक्रेन अब रूस वाले भी स्ट्रैटेजी अपने हटा रहे हैं एक तरीके से कि वो अब वो कीव पे कब्जा नहीं जमाएंगे, वो उनका जो ईस्टर्न साइड है यूक्रेन का, जो कि डॉनबास के जो 2 इलाके हैं, वहां पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो यूक्रेन का तो बेसिकली बर्बादी होगी, इसमें कोई शक की बात। और बहुत ही दुख से मेरे को कहना पड़ा है कि आपने जो अभी दिखाया, देखिए इतने लोग आलिशान बंगलों में रहने वाले, अच्छी सी नौकरी करने वाले, अच्छे व्यापार वाले, इनका क्या होगा? अब आप देखिए, ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अगर बॉर्डर अगर वो उसमें वो अच्छे नहीं है, मजबूत नहीं है, देश की सेना मजबूत नहीं है, तो सब कुछ जीरो पे आता है अल्टीमेटली। हिंदुस्तान आज मजबूत है क्योंकि हिंदुस्तान की सेना मजबूत है। हिंदुस्तान की सेना वहां पे बॉर्डर पे, दूर दराज इलाकों में हमारे देश, मुल्क की हिफाजत कर रही है, इंडिया पाकिस्तान के साथ भी, चीन के साथ भी। मगर यूक्रेन में ऐसा था नहीं। यूक्रेन में अब ये बात आ गई कि सिविलियंस को हथियार देने पड़े, उनको एक फौज तैयार करनी पड़ी वहां पे। लेकिन मेजर शाह, आप कैसे देखते हैं, अगर हम बात रूस की स्ट्रेटजी को लेकर करें, जिस युद्ध को लेकर सिर्फ और सिर्फ आशंकाएं थी, वो युद्ध भी हुआ और 31 दिन चला। अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जमीन का एक टुकड़ा या हम किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दोनों देशों के बीच अगर बातचीत होती भी है तो शायद किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, और रूस की स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं? जी, ये देखिए, बात से ही बात निकलती है आगे, और कहीं पे भी डायलॉग हो तो अच्छी बात है, डायलॉग हो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं दिल की बात, मेरे को नहीं लगता कि इनकी बातों से कोई बात निकलने वाली है। क्योंकि दोनों प्रेसिडेंट्स, ना ही प्रेसिडेंट पुतिन ना ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपनी किसी बात पे वहां पे हल्के से भी हटेंगे। भाई, मीडिएशन के लिए अगर 2 लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है या झगड़ा है, आपको बीच रास्ता अपनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो आपको थोड़ा बहुत दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब भी जाके शांति आएगी। लेकिन ना ही दोनों राष्ट्रों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, कोई भी ट्रस्ट होने को तैयार नहीं है। मेजर शाह, जब इस तरह के केसेस आते हैं तो जो कमजोर होता है, जो छोटा होता है, उससे उम्मीद की जाती है कि कॉम्प्रोमाइज करें, जो पहले दिन से ही ज़ेलेंस्की से की जा रही है। ज़ेलेंस्की जबकि सब कुछ तबाह हो चुका है तो भी कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे, 1 इंच भी जमीन देंगे नहीं। अब जब सब जगह तबाही है, रूस की इंटेंशन क्या हो सकती है? कब्जा करना इतना मुश्किल तो है नहीं, अगर चाहे रूसी सेना तो कब्जा कर सकती है। ये कब्जा करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? पुतिन जो धमकी बार बार दे रहे हैं, क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? इसके आसार हैं क्या? जी, आसार तो हैं। अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैं किसी को डराना नहीं चाहता या अलार्मिस्ट नहीं बनना चाहता, और मैं पहला शख्स था जिसने कहा था कि विश्व युद्ध तो होगा ही नहीं, बल्कि विश्व युद्ध तो दूर की बात कि रूस और यूक्रेन का भी युद्ध नहीं होएगा। मैं पहला शख्स था ये तकरीबन जिसने ये कहा था। लेकिन अभी मैं अपनी राय हल्की हल्की बदल रहा हूं, देख के सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या हो रही है, जैसे जैसे नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। अगर आप देखिए, विश्व युद्ध की आपने बात करी, अगर आप देखिए, हिसाब लगाएं कि 28 जून 1914 में बोस्निया में एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के एयर का असैसिनेशन किया था। उसके 1 महीने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे जंग छेड़ा। उसके बाद डोमिनो इफेक्ट हुआ, धीमे धीमे करके बाकी मुल्क में इसमें शामिल हुए, और सन 2017 में, 2014 में शुरू हुआ था ये, 2015, 2016, 2017 के
16, 17, 18 मार्च को जब जर्मनी ने ब्रिटेन को बिल्कुल सी रूट से चोक करने का प्रोग्राम बनाया कि कोई भी सप्लाई, कोई भी ट्रेड रूट यहां तक हम ब्रिटेन तक जाने नहीं देंगे, और तब एक अमेरिका की 3 बोट्स थी, 3 बड़ी शिप्स थी, जो यू बोट और सबमरीन के जरिए उनको डुबा दिया गया, उनको मार दिया गया। वो जब वो उनका सक्सेस हुआ, तब जाके प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने डिक्लेयर किया वॉर जर्मनी पे। तब जाके अमेरिका कुछ 3.5 साल के बाद तकरीबन इस युद्ध में कूदा। अब आप देखिए, विश्व युद्ध की बात करें तो 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड में हमला कर दिया। उसके बाद जाके ये डोमिनो इफेक्ट आया और बाद में भी अमेरिका बहुत बाद में इस युद्ध में आई। तो अगर हम हिसाब लगाए ये कैसे शुरू हुआ था, एक छोटी सी बात हुआ था, बिल्कुल छोटी बात, बड़ी बात थी, अब वो इतना बड़ा फ्लेयर अप हो गया। हम इतिहास क्यों सीखते हैं? हम इतिहास इसलिए सीखते हैं ताकि इतिहास में जो गलतियां हमने करी हैं वो दोबारा दोहराए ना। मेजर शाह, लेकिन यही जो सबक है वो ज़ेलेंस्की नहीं ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जिद कहिए या फिर ज़ेलेंस्की की मंशा कहिए, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका है, ये वो खुद कह चुके हैं कि यूक्रेन में कुछ बचा नहीं, लेकिन 31 दिन तक युद्ध खिंच गया। रूसी सेना अभी भी कब्जा घोषित नहीं कर रही है कीव पर, जो कि माना भी जा रहा था कि 3 से 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, विश्व युद्ध के आसार हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता, जो कि पूरी दुनिया के लिए ही खतरा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर शाह।